जय हिंद दोस्तों। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा का परिवार जो है वो एक बहुत खुशहाल परिवार है और इनके परिवार में कोई उतनी बड़ी दिक्कतें भी नहीं हैं। 1912 में करतार सिंह सराबा जो हैं वो भारत से अमेरिका जाते हैं अपने स्टडीज़ के लिए। जब वो वहाँ पे अपना पहला कदम रखते हैं तो उनके सामान की वहाँ पर जांच होती है और उनसे पूछा जाता है कि उनसे पूछताछ की जाती है, उनके बारे में उनके स्टेटस के बारे में जाना जाता है। और जब वो पूछते हैं कि ऐसा बाकियों के साथ व्यवहार नहीं हो रहा है लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको जवाब में मिलता है कि तुम एक ऐसे देश से आ रहे हो जो देश गुलाम है। जब ये सुनते हैं तो इनके मन में एक ऐसी भावना आती है कि मैंने आज तक कभी क्यों नहीं सोचा कि मेरा देश गुलाम है। और उसे गुलामी की इस जंजीरों से आज़ाद कराने का स्वप्न जो है उनके मन में उसी वक्त जागृत हो जाता है। और उसके बाद जो है वो तमाम दुनिया के अलग अलग कोने में जो हिंदुस्तान के जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोग मौजूद रहते हैं उन सबको बोलते हैं कि हम लोग कब तक जो है दूसरी हुकूमतों के लिए या उनके देशों के लिए जो है उनकी आर्थिक उन्नति और उनके सामाजिक उन्नति के लिए काम करेंगे। आओ अपने वतन लौट चलते हैं और अपने देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो करतार सिंह सराबा 8,000 भारतीयों को लेकर जो है वो भारत आते हैं। और उसके बाद आपका जो है एक यही कुछ 21 फरवरी 1915 का दिन वह तय करते हैं, जिस दिन वो गदर जो है उसको निर्धारित करने का उन्होंने दिन तय किया होता है। लेकिन कोई इसी गद्दार ने अंग्रेजी हुकूमत को पहले ये खबर दे दी होती है कि जो है ये इस तरह का कोई आयोजन करने वाले हैं। और इसकी वजह से अंग्रेज़ जो हैं वो एक एक करके गदर के जितने भी आपके बाद जो है आपके जितने भी गदर पार्टी के लोग होते हैं उन सबको जो है गिरफ्तार करने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। उसके बाद ऐसे में किसी ने करतार सिंह को भी अफ़गानिस्तान भाग जाने की सलाह दी, लेकिन करतार सिंह नहीं गए और अभियान के लिए काम करते रह गए। उनको कहा गया कि आप अफ़गानिस्तान चले जाइए, नहीं तो अंग्रेज़ी सरकार जो है वो आपको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन वो लगातार यहीं रहे, बने रहे और उसके बाद वो काम करते रहे। उन पर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनमें देश के लिए प्रेम अटूट था। भगत सिंह की तरह उनमें देश के लिए जान देने से कोई डर नहीं था। उन पर चले मुकदमे के बाद जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और कहा, इतनी सी उम्र में ही यह लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। न जाने करतार सिंह किस मिट्टी के बने थे। कोर्ट में केस में आखिरी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं मुझे फांसी की सज़ा मिले ताकि मैं फिर से भारत में जन्म लूं, और जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं भारत में जन्म लेता रहूं। तो ये जो जोश है करतार सिंह सराबा का हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, शायद ही इस दौर में कि खैर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन करतार सिंह सराबा अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर थे। अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में इनके बारे में स्टडी करें। फिलहाल जो है हमारे देशभक्त क्रांतिकारी की इस किताब के अंदर जितना दिया गया है मैंने आपको उसके बारे में बताया। अगले कैरेक्टर जो हमारे बीच में है उनका नाम है रास बिहारी बोस। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अपनी पूरी ज़िंदगी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। रास बिहारी बोस भी लगातार जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है हल्ला बोल करते रहते थे। बंगाल के विभाजन के दौरान में पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। भारत को रोकने के लिए अरविंद घोष और जतिन बैनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा का खुलासा करने का प्रयास किया। रास बिहारी बोस ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर षड्यंत्र की योजना शुरू की। इसके अलावा देखिए, ध्यान रखिए, गदर षड्यंत्र की योजना अभी उन्होंने शुरू की है और किसके साथ मिले हैं? अरविंदो घोष के साथ और जतिन बनर्जी के साथ मिले हुए हैं। और ये दोनों के दोनों बंगाल के क्रांतिकारी जो हैं अभी यूथ है, ये भी काफ़ी अच्छा एक्टिवली वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है उन्होंने दिल्ली में भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। अब उस टाइम पे जो है आपके जो है आपके वाइसराय जो थे उस टाइम के, भारत के वाइसराय, तत्कालीन वाइसराय जो है हॉर्डिंग के खिलाफ जो है इन्होंने बम फेंकने की योजना बनाई। जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की इन्होंने। कहाँ जाकर? जापान जाकर। आज़ाद हिंद फौज, ध्यान रखना, आज़ाद हिंद फौज, यही इंडियन नेशनल आर्मी बनेगी बाद के अंदर। ये रास बिहारी बोस ने ही इसके बारे में भी जो है कि इनको भी इन्होंने स्थापित किया था स्टार्टिंगली। दिल्ली दरबार के
तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी। और लॉर्ड हार्डिंग को मारने की इन्होंने जो योजना बनाई थी, तो उनकी जो झांकी है वो दिल्ली के चांदनी चौक से जा रही थी, ठीक है। इतने में क्या हुआ कि रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंकने की योजना बनाई। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंक दिया, लेकिन निशाना चूक गया और पुलिस ने बसंत को पकड़ लिया। बम की वजह से मची भगदड़ का फ़ायदा उठाकर रास बिहारी बोस पुलिस से बच निकले और रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए। तो रास बिहारी बोस तो वहाँ से देहरादून निकल गए, लेकिन जो है बसंत को पकड़ लिया गया, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है बम फेंकने की वजह से। इसके बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गदर की योजना बनाई। उन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे जो है गदर की योजना फिर से बनाई उन्होंने, ठीक है। और वर्ष 1915 के फरवरी माह में उन्होंने अपने भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना के साथ युद्ध करने की योजना बनाई। देख रहे हो, डायरेक्ट युद्ध पे उतर आया ये इंसान। ये बहुत ही मतलब समझ लो कि ये सुभाष चंद्र बोस का अतीत कह सकते हो इन्हें आप। सुभाष चंद्र बोस समझ लो कि ये समझ लो कि ये मतलब इसके इनके बाद ही क्या कहते हैं, मतलब कि जो है इतना ज़्यादा मतलब कि मतलब सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल अतीत कह सकते हैं, पास्ट कह सकते हो। उनसे पहले अगर जो इसी तरह का कोई कैरेक्टर हुआ करता था वो रास बिहारी बोस हुआ करता था। देखो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, वो भी वाइसराय, जो भी दिल्ली का वाइसराय, उसके ऊपर अटैक करना। दूसरी चीज़ लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर अटैक करना, और सेकेंडली जो है उसके बाद उत्तराखंड चले जाना। उसके बाद 1915 में गदर को दोबारा से स्टार्ट करना। और गदर को स्टार्ट करने के बाद अब की बार प्लान क्या है, युद्ध, डायरेक्ट युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं ये, ठीक है ना। और युद्ध की प्लानिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। और युद्ध की प्लानिंग जब इन्होंने स्टार्ट की तो ये जो है मतलब कि ये योजना सफल क्रांतिकारियों के साथ, उसके बाद जो क्या हुआ 1915 में इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ जो युद्ध करने की योजना बनाई, पर यह योजना सफल नहीं रही, ये भी सफल नहीं हो पाई इनकी। और जो है इसके बाद जो है ये जापान चले गए। वहाँ अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर वे देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। टोक्यो में एक सम्मेलन में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है इन्होंने टोक्यो में की, और भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और जो है इसकी स्थापना इन्होंने टोक्यो में जाकर जापान में की। और साथ में जो है ये साइड बाय साइड आज़ाद हिंद फौज, मैं बता चुका हूँ कि उसकी भी इन्होंने पेशकश की थी। रास बिहारी बोस लगातार निरंतर प्रयास करते रहे, किसी भी असफलता से हताश होकर नहीं बैठे और देश के लिए कुछ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। हर परिस्थिति में वे देश के बारे में सोचते रहे, वे देश में रहे या देश के बाहर, देश को हमेशा उन्होंने अपने दिल में बसा के रखा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ही इज़ द पर्सनैलिटी हु ऑलवेज वर्कड फॉर द ही ऑलवेज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और मेरे हिसाब से जो है रास बिहारी बोस का जो ये कंट्रीब्यूशन है, ये शायद ही लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को, मतलब जो अब अपकमिंग जो यूथ है उनको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब इनकी हिम्मत देखिए आप, हिम्मत पे मतलब आप हिम्मत को लेकर तो कह ही सकते हैं कि जो इंसान सीधा जो है मतलब भिड़ने के लिए तैयार है सीधा, डायरेक्टली, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आई थिंक ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ठीक है। मेरा तिरंगा जो है वो आप लोगों को दिख रहा है ना प्रॉपरली, ठीक है, ओके। रास बिहारी बोस के बाद अगर हमारा अगला कैरेक्टर देखें तो दैट इज़ चितरंजन दास, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं।